करंट अफेयर्स वार्षिकांक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और वार्षिकांक के अंतर्गत हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय घटनाक्रमों को। और राष्ट्रीय घटनाक्रमों को हमने पूर्व में देखा था, लगभग 30 से 35 प्रश्नों का हमने अध्ययन किया था राष्ट्रीय घटनाक्रम के। और उसी के बाद हम अध्ययन करने वाले हैं बाकी के अन्य राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रश्नों को। और पूर्ण विश्वास है कि इतने प्रश्नों से, जो राष्ट्रीय घटनाक्रम के ये प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के अध्ययन से आपका 100% करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं और एक एक करके हम यहाँ पे प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है, दिसंबर 2020 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश में सभी वाहनों के लिए 15 फरवरी 2021 की डेडलाइन से फास्ट टैग को लागू करने की योजना की है। तो फास्ट टैग की शुरुआत पायलट आधार पर किस वर्ष की गई थी? यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि 15 फरवरी 2021 जो कि डेडलाइन थी कि इसके बाद से फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फास्ट टैग को लागू करने की घोषणा की गई है, तो फास्ट टैग की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी? मतलब फास्ट टैग सबसे पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब शुरू किया गया था? आपके सामने 4 विकल्प हैं, वर्ष 2014, वर्ष 2016, वर्ष 2015 या वर्ष 2017। इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो चलिए बताइए, फास्ट टैग की जो शुरुआत है ये किस वर्ष की गई थी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, ये आपको बताना है। और फास्ट टैग आप जानते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो सिस्टम है उस पर कार्य करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। RFID टेक्नोलॉजी पर ये कार्य करता है, RFID टेक्नोलॉजी पर ये कार्य करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर ये कार्य करता है। और आपको बता दें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी। तो वर्ष 2014 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ था और 15 फरवरी 2021 के बाद से ये अब अनिवार्य हो गया है, सभी वाहनों में ये अनिवार्य हो गया है 15 फरवरी वर्ष 2021 से। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, चेन्नई, नई दिल्ली, लखनऊ या कोलकाता। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया आपको बताना है। चलिए बताएं। और आपको पता होगा केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत की गई है, इसका आयोजन किया गया है। 3 संस्थाएं इसके आयोजन में आप कह सकते हैं कि संलिप्त हैं। 3 संस्थाएं इसके आयोजन से संबंधित हैं जिनके द्वारा इनका आयोजन किया गया, जिनमें केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आता है, दूसरा आता है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और तीसरा आता है विज्ञान भारती। ये संयुक्त रूप से इसके लिए जिम्मेदार संस्था है। और नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया। तो आपको बताना है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन था ये किया गया नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका उद्घाटन किया था भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा टाटा IIS द्वारा भारतीय कौशल संस्थान के प्रथम बैच का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये आपको बताना है। बताएं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा टाटा IIS द्वारा भारतीय कौशल संस्थान के प्रथम बैच का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये आपको बताना है। कहाँ किया गया? तो ये किया गया था मुंबई में, ठीक है। मुंबई इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। दिसंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NFDC का विस्तार करके इसमें कितनी फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय हेतु मंजूरी प्रदान की है आपको बताना है। तो बताएं कितनी फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय की मंजूरी इसमें दी गई है।
नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में? बताएं। NFDC का मतलब होता है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बताएं इसमें कितने फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय की मंजूरी दी गई है? तो इसमें दी गई है 4। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पे बोला गया है इस प्रश्न में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को कब मंजूरी दी? कहां से कहां तक? याद रखिएगा, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी के माध्यम से किन 2 स्थानों को जोड़ा जा रहा है? तो आपको याद रखना है कोच्चि को लक्षद्वीप से जोड़ा जा रहा है। एक प्रश्न यहां से भी बन सकता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है इस योजना को मंजूरी कब दी गई, आपको बताना है। चलिए बताएं इसको मंजूरी कब दी गई? इसको मंजूरी दी गई थी 9 दिसंबर 2020 को, और इसका जो क्रियान्वयन का समय है वो है वर्ष 2023 तक इसका क्रियान्वयन हो जाना है। और आपको बता दें BSNL द्वारा इसको किया जा रहा है। किसके द्वारा? BSNL द्वारा इसको किया जा रहा है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि क्रियान्वयन एजेंसी कौन है। क्रियान्वयन एजेंसी है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। आपको पता होगा कि लक्षद्वीप में कुल मिलाकर 11 प्रमुख द्वीप हैं जिनको इससे जोड़ा जाएगा, और लक्षद्वीप को कनेक्ट किससे किया जाएगा? कोच्चि से कनेक्ट किया जाएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी के माध्यम से। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला परागणकर्ता पार्क किस राज्य में खोला गया है? बताएं। 4 विकल्प आपके सामने हैं। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनाव करना है। चलिए, किस राज्य में भारत का पहला परागणकर्ता पार्क खोला गया है? ये खोला गया है उत्तराखंड में। कहां पे खोला गया है? उत्तराखंड में खोला गया है। उत्तराखंड में हल्द्वानी स्थान पड़ता है नैनीताल में, जहां पर इसकी स्थापना की गई है। तो हल्द्वानी में ये खोला गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये वार्षिकांक है, तो इसमें चीजों को लिंक करके हम नहीं देख सकते क्योंकि तो बहुत बृहद पैमाने पे हो जाएगी, और वो थोड़ा सा आपके लिए भी बेहतर नहीं होगा, क्योंकि वार्षिकांक का मतलब होता है कि कम समय में रिवीजन करना। और इसी वार्षिकांक के चलते आपका साप्ताहिक करंट अफेयर्स नहीं आ पा रहा है, लेकिन अब अगले सप्ताह से आपको निरंतर मिलेगा। बताएं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया? नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया गया, आपको बताना। बताएं, नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया गया? आपको पता होगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल जो ये प्रोजेक्ट है ये है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत शुरू किया गया था इसको, और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा ये किया जा रहा है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जा रहा है, याद रखना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको शुरू किया गया, और बनाने वाली जो कंपनी है वो है टाटा प्रोजेक्ट। और इसका शिलान्यास कब किया गया यदि हम बात कर रहे हैं तो इसका शिलान्यास किया गया 10 दिसंबर 2020। ठीक है, तो 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास किया गया। तो इसमें 2 चीज याद रखनी है, बनाने वाली कंपनी है टाटा प्रोजेक्ट, और जो प्रोजेक्ट है, जो ये परियोजना बनाई गई है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई गई है। इसको बताएं, स्कूल बैग नीति 2020। स्कूल बैग नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के बच्चों के स्कूल बैग का वजन, ये वजन है, कितना होना चाहिए? मतलब 2020 में एक नीति बनाई गई और इसमें बच्चों के बैग का वजन निर्धारित किया गया। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के बच्चों के स्कूल बैग का वजन कितना होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो बताएं कितना होना चाहिए।
इनका वजन कितना होना चाहिए आपको बताना है। 5 किलो, 10 किलो, सॉरी 5%, 10% सरकार द्वारा निर्धारित नहीं। बताएं, सरकार ने हाल ही में निर्धारित किया कि जो बच्चे का वजन होगा उसके वजन के 10% भाग से ज़्यादा, मतलब यदि बच्चे का वजन आप कह सकते हैं 30 kg है तो इसके बैग का जो वजन होगा वो 3 किलो से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो शरीर के भार का 10% निर्धारित किया गया इस नीति में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, शरीर के भार के 10%। और साथ ही साथ इस नीति में बताया गया कि क्लास 1 और क्लास 2 के जो बच्चे होंगे उनके लिए कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। इसको बताएं, दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों के लिए आयुष्मान भारत PMJY सेहत का शुभारंभ किया गया? बताएं। इसका उत्तर इस प्रश्न में ही छिपा हुआ है, बताएं। यहाँ पे लिखा है JAY सेहत। JAY सेहत से संबंधित है जम्मू और कश्मीर से, तो इसका शुरुआत किया गया जम्मू और कश्मीर से। इसको बताएं। 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किन 2 स्टेशनों के बीच 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया? और यदि आप रेगुलर करंट अफेयर से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। 100वीं किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई, यही आपसे पूछा जा रहा है। नागपुर और आदर्श नगर, संगोला शालीमार, देवनाली दानापुर या इंदौर और अगरतला, किन के बीच चलाई गई? तो ये चलाई गई संगोला और शालीमार के बीच चलाई गई। कौन सी रेल? 100वीं किसान रेल चलाई गई। ठीक है, जब बात किया जाएगा देवनाली से दानापुर, तो याद रखना है जो पहली किसान रेल थी वो चलाई गई थी देवनाली से दानापुर, और 100वीं किसान रेल चलाई गई संगोला और शालीमार के बीच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, दिसंबर 2020 में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया? बताएं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा। ये स्थापना की गई हकीमपेट तेलंगाना ने। कहां पे? हकीमपेट तेलंगाना। विशेष रूप से ये जो दिव्यांग केंद्र है, दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र है, ये CRPF के उन जवानों के लिए है जिन्होंने अपने शरीर का, आप कह सकते हो कि ऐसे जवान जो शारीरिक रूप से अक्षम हो चुके हैं। CRPF के ऐसे जवान जो शारीरिक रूप से अक्षम हो चुके हैं, इनको साइबर क्राइम में जागरूक करना, साइबर क्राइम का प्रशिक्षण देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण देने के लिए ये कार्यक्रम बनाया गया है। इसकी स्थापना की गई है। यहाँ पे CRPF के जो दिव्यांग जवान हैं उनको विभिन्न आधुनिक तरीकों से लैस किया जाएगा, तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे दिव्यांग होने के बावजूद वे अपनी सेवा दे सकें। तो विशेष रूप से ये तेलंगाना के हकीमपेट में शुरू किया गया है। चलिए इसको बताएं, हाल ही में किसने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जारी किया है? ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, विशेष रूप से इसमें क्या होगा, इस पोर्टल में क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप पहले बताएं कि यह क्या है, किसके द्वारा जारी किया गया। उस समय मंत्री हुआ करते थे थावर चंद गहलोत। तब थावर चंद गहलोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक पोर्टल जारी किया गया था। इसमें विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया था कि देश भर में जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं वो आसानी से इस पोर्टल के माध्यम से अपना प्रमाण पत्र, अपना पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब आसानी से डिजिटल रूप में वो आवेदन कर सकते हैं, उन्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना है, ये पोर्टल शुरू किया था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, और उस समय मंत्री हुआ करते थे थावरचंद गहलोत। इसको बताएं, जनवरी 2021 में आयोजित नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 के संदर्भ में
असत्य कथनों की पहचान कीजिए। बताएं। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव के बारे में बात हो रही है, आपको जवाब देना है। चलिए जवाब दीजिए। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव, यहाँ पे बोला गया है कि असत्य कथनों की पहचान कीजिए। यहाँ पे लिखा है, टाइपिंग में बहुत मिस्टेक होता है लेकिन उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है, मजबूरी है। इसका आयोजन 4 जनवरी 2021 को किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। और तीसरा कह रहा है कि उस कॉन्क्लेव की थीम मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन थी। यहाँ पे 3 जानकारियां दी हुई हैं और आपको बता दें, ये तीनों की तीनों जो फैक्ट दी हुई हैं, ये तीनों के तीनों फैक्ट सत्य हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या है? डी विकल्प इसका सही है, क्योंकि इनमें सभी के सभी जो विकल्प हैं, कथन है, वो सही है। इसको ध्यान से देखिएगा। बोला जा रहा है नवंबर 2020 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले गाय अस्पताल की बात हो रही है कि इसका उद्घाटन कहां पर किया गया, ये आपको बताना है। और इसका जो नाम रखा गया है, ये नाम भी आपको याद रखना है, सुरभि। इसका नाम आपको याद रखना है, सुरभि आरोग्यशाला। सुरभि आरोग्यशाला इसका नाम है और पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला गाय अस्पताल है और ये खोला गया है असम राज्य में। तो याद रखिएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला गाय अस्पताल 17 लाख रुपए की लागत से ये बन रहा है और इसका नाम है सुरभि आरोग्यशाला। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम के डिब्रूगढ़ में बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे राज्य की बात थी इसलिए हमने असम को टिक किया है। इसको बताएं, दिसंबर 2020 में किस जनजातीय समूह ने बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद की तर्ज पर जोलैंड क्षेत्रीय परिषद की मांग की है? जैसे कि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद है, उसी तरह से जोलैंड क्षेत्रीय परिषद की मांग किसके द्वारा की गई है, आपको बताना है। 4 जनजातियां दी हुई हैं, बोडो, कुकी, जेमी और चिंचू। बताएं। बताएं, जोलैंड क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की मांग किसके द्वारा की जा रही है? विशेष रूप से एक की जा रही है जोमी जनजाति। जेमी नहीं है, ये जोमी है, ठीक है। जोमी जनजाति द्वारा ये मांग की जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि ये जो मांग की जा रही है किस राज्य में की जा रही है, तो ये राज्य है मणिपुर, ठीक है। मणिपुर राज्य में ये मांग की जा रही है, विशेष रूप से जोमी जनजाति के द्वारा ये मांग की जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इनका जो उप समूह है, उसमें यदि हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जोलैंड, जोलैंड का इंग्लिश में होता है JOU और ZOU और ZOU में 3 जनजातियां समाहित हैं। सबसे पहले मीजो आता है, मीजो के बाद कुकी आता है और कुकी के बाद चिन आता है। तो मीजो, कुकी और चिन 3 जनजातियां इसमें समाहित हैं और इसका सही जवाब आपका जो है वो है बी विकल्प, जेमी जनजाति, ठीक है। चलें, और मांग कहां पे की जा रही है? मणिपुर राज्य में की जा रही है। इसको बताएं। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के संदर्भ में असत्य कथनों की पहचान कीजिए, और इसको मैंने आपको बताया है, ठीक है। बोला जा रहा है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के संदर्भ में असत्य कथनों की पहचान कीजिए। साप्ताहिक करंट अफेयर्स में यदि आप बने हैं तो निश्चित रूप से इसकी बात की गई है। यहाँ पे बोला गया असत्य कथनों की पहचान कीजिए। अब आपके 3 कथन दिख रहे हैं, पहले 3 कथन आप पढ़ लीजिए, फिर आगे बात करते हैं और अगला कथन आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है इसकी घोषणा इंदिरा गांधी के जन्म दिन पर की गई। दूसरा कथन कह रहा है इसके अंतर्गत द्वितीय बच्चों के जन्म पर माताओं को 6000 रुपए दिए जाएंगे। तीसरा कह रहा है यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है
और चौथा कह रहा है यह योजना भारत के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी। तो यहाँ पे जो चौथा कथन है कि यह योजना भारत के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी, ये गलत है और बाकी के तीनों कथन सही हैं। तो याद रखना है, इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार दूसरे बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपए की सहायता माताओं को पोषण के संबंध में उपलब्ध कराती है, पोषण के लिए उपलब्ध कराती है। याद रखना है, दूसरे बच्चे के जन्म पर, ये आपको फैक्ट याद रखना है, पहले बच्चे के जन्म पर नहीं बल्कि दूसरे बच्चे के जन्म पर उपलब्ध कराती है। इसको बताएं, कुंभ मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? कुंभ मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, आपको बताना है। कुंभ मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया था हरिद्वार में। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। जनवरी माह में हुआ था इसका आयोजन। इसको बताएं, मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? कई बार बताया गया है, यदि आप नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से निराशाजनक है। बताएं, आपको बताया गया था ओंकेश्वर बांध का जो जलाशय है, ओंकेश्वर बांध के जलाशय पर इसका निर्माण किया जा रहा है, इसको स्थापित किया जा रहा है। और आपने देखा था ओंकेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी के साथ साथ ये खंडवा जिले में था। तो इसका सही जवाब है ए विकल्प। इसको बताएं, दिसंबर 2020 में किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधित विवादों को रोकने के लिए वरासत अभियान शुरू किया गया? वरासत अभियान कहां पर शुरू किया गया, आपको बताना। वरासत मतलब हो गया प्राकृतिक उत्तराधिकार, और प्राकृतिक उत्तराधिकार का यह अभियान कहां शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में। इसका सही जवाब क्या है? ए विकल्प, उत्तर प्रदेश। इसको बताएं, जनवरी 2021 में भारतीय रेलवे ने स्वर्णिम चतुर्भुज और स्वर्णिम विकर्ण रूटों पर अधिकतम गति बढ़ाकर कितनी कर दी है? मतलब जो स्वर्णिम चतुर्भुज रूट है और जो स्वर्णिम विकर्ण रूट है उसको आधुनिकीकृत किया गया, और आधुनिकीकृत करने के बाद इस रूट की अधिकतम गति क्या है ये आपको बताना है। बताएं, इस रूट पर भारतीय रेलवे ने जो अधिकतम गति निश्चित की है वो है 130 किलोमीटर प्रति घंटा। सी विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, तो इतने प्रश्न थे इस पीडीएफ में। एक दूसरी पीडीएफ है जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, और इसके आगे के प्रश्नों को हम इस पीडीएफ के माध्यम से हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलें, यहां पे आपको प्रश्न देखने को मिल रहा होगा। प्रश्न कह रहा है, नवंबर 2020 में, ध्यान से देखिएगा, बोला है नवंबर 2020 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कहां हाईटेक बिजनेस पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार किस स्थान पर हाईटेक बिजनेस पार्क बना रही है, आपको बताना है। चलिए बताएं, दिल्ली सरकार कहां पर हाईटेक बिजनेस पार्क बना रही है, वह स्थान कौन सा है? रानीखेड़ा, उत्तरी दिल्ली, शहादरा या पूर्वी दिल्ली? कहां पर हाईटेक बिजनेस पार्क दिल्ली सरकार द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है रानीखेड़ा में। कहां पे बनाया जा रहा है? रानीखेड़ा में बनाया जा रहा है। ए विकल्प सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में निर्मित कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा है? कर्नाटक में अभी 31वां जिला बनाया गया है, और ये जो 31वां जिला बना है बेल्लारी जिले से अलग करके बनाया गया है। तो बेल्लारी जिले से अलग करके जो बनाया गया जिला है 31वां, वो कौन सा है? बताएं, वो जिला कौन सा है? कामपल्ली या विजयनगर? तो इसका नाम है विजयनगर। आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, बहुत ही चर्चित साम्राज्य था, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इसके प्रमुख शासक हुआ करते थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। इसको बताएं, नवंबर 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने 8.82 लाख नए आवासों के निर्माण की घोषणा की। ये आवास किस योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं? तो आपको बताना है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो ये आवास बनाए जा रहे हैं ये किस योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं? बताएं, किस योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं
ये आपको बताना है। इनका निर्माण किस योजना के अंतर्गत हो रहा है? इनका निर्माण हो रहा है महा आवास योजना के अंतर्गत। सी विकल्प सही उत्तर है। तो आपसे दूसरे शब्दों में पूछ लिया जाए कि महा आवास योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो आपको जवाब देना है कि महा आवास योजना महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख योजना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। नवंबर 2020 को राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे बन रहा है? राजस्थान में बन रहा है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, आपको बताना है। ये कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है विजय वल्लभ साधना केंद्र। ये भी पूछा जा सकता है, विजय वल्लभ साधना केंद्र। और विजय वल्लभ साधना केंद्र है पाली में। तो पाली में स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में ये बन रहा है और इसका उद्घाटन किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 191 इंच। ठीक है, 191 इंच इसकी ऊंचाई है। और आपको बता दें कि ये जो निर्माण किया गया है इसका, ये किया गया है एक जैनाचार्य थे, उनकी 191वीं जयंती पर किया गया है। और इन जैनाचार्य का नाम भी आपको पता होना चाहिए। इनका जो नाम था श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर। श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर। इन्हीं की 191वीं जयंती पर 151 इंच की एक स्टैचू ऑफ पीस बनाया गया है पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र में, जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नवंबर 2020 को सीबीआईसी के चेयरमैन ने नए जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ किया? तो नया जीएसटी भवन कहाँ पर बन रहा है, ये आपको बताना। बताएं, नया जीएसटी भवन इनमें से कहां पर बन रहा है? चलिए जवाब दीजिएगा, नया जीएसटी भवन कहां पर बन रहा है? ये जो नया जीएसटी भवन है ये विशेषकर बन रहा है पंचकुला में। तो बी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताइए। 21 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने 320 करोड़ रुपए से अधिक की 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। ये परियोजनाएं कितने राज्यों, संघ राज्यों में शुरू की जाएंगी? मतलब ये जो परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं खाद्य प्रसंस्करण, ये कुल कितने राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में शुरू की जा रही हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है 10। मतलब ये जो 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं हैं ये 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की जा रही हैं। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं। नवंबर 2020 को केंद्र सरकार की सतत पहल के अंतर्गत कितने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांटों की स्थापना हेतु समझौता किया गया? बताएं, जवाब दीजिए। विशेष रूप से प्रदूषण को कम करने के लिए इसकी बात की गई है। तो कितने संयंत्र बनाए जा रहे हैं ये आपको बताना है। सतत पहल के अंतर्गत कितने संयंत्र बनाए जा रहे हैं ये आपको बताना है। आपको बता दें कि कुल 900 संयंत्र जो हैं इस पहल के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा 900 संयंत्र इस पहल के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। इसको बताइएगा, किस राज्य की विधानसभा ने, महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण प्रदान करने हेतु विधेयक पारित किया। मतलब जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं उनको 7.5% आरक्षण प्रदान किया जाएगा यदि वो स्नातक के चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं। मतलब यदि आप डॉक्टरी की तैयारी करना चाहते हैं और आप इस राज्य से संबंधित हैं और आपने सरकारी स्कूलों से शिक्षा ग्रहण किया है तो आपको 7.5% का आरक्षण दिया जाएगा। और निश्चित रूप से ये काफ़ी सराहनीय योजना है। इससे इस तरह की योजनाओं से जो बच्चे होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, उनका सरकारी स्कूलों की तरफ रुचि
बढ़ेगी और सरकारी स्कूलों की तरफ रुचि बढ़ेगी तो निश्चित रूप से चीजें और भी बेहतर होंगी। तो बताएं किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है तमिलनाडु द्वारा। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा 7.5% का, जो लोग नीट क्वालिफाई करके मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेंगे। ठीक है, तो तमिलनाडु इसका सही उत्तर है। इसको बताएं अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस राज्य में एकता क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाई? एकता क्रूज सेवा को हरी झंडी कहां पर दिखाई, ये आपको बताना। चलो बताएं एकता क्रूज सेवा को कहां पर हरी झंडी दिखाई गई? एकता क्रूज सेवा शुरू हुई है गुजरात में, केवड़िया स्थान आप जानते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास ये बोट सेवा शुरू की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये 40 मिनट की यात्रा होगी जिसमें आप स्टैचू ऑफ यूनिटी की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो एकता क्रूज सेवा गुजरात में केवड़िया में शुरू की गई। इसको बताएं हाल ही में केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आसान सा प्रश्न है, बताएं। 8 नवंबर 2020 को इसका नाम बदला गया था। केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है ये आपको बताना। तो चलिए बताएं तो इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम बदलकर रखा गया है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। क्या रखा गया है? पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। ए विकल्प सही उत्तर है। अक्टूबर 2020 में भारत का कौन सा हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए ई बोर्डिंग की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? बताएं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए ई बोर्डिंग फैसिलिटी शुरू करने वाला भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना है, आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। इसका नाम है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए ई बोर्डिंग फैसिलिटी शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इसको बताएं अक्टूबर 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सहेली पहल का शुभारंभ किया गया? मेरी सहेली पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, आपको बताना है। चले किसके द्वारा मेरी सहेली पहल का शुभारंभ किया गया, बताएं। ये किया गया रेल मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? रेल मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2020 में भारत के किस राज्य सरकार द्वारा धरनी पोर्टल का शुभारंभ किया गया? कई बार मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया है, वीकली करंट अफेयर्स में। तो बताएं धरनी पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? भूमि अभिलेख को एकीकृत करने वाला, डिजिटलीकृत करने वाला पोर्टल है धरनी। और धरनी पोर्टल की शुरुआत किया था तेलंगाना ने, मैंने कई बार आपको बताया है। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं अक्टूबर 2020 में भारत के किस राज्य में आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर एवं मॉल और बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया गया? एकता मॉल है ये, एकता मॉल और बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया गया। बताएं भारत में किस राज्य में आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, एकता मॉल का उद्घाटन किया गया, आपको बताना है। और आपको बता दें इसका भी जो उद्घाटन था ये भारतीय प्रधानमंत्री ने किया था। और भारतीय प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन गुजरात के केवड़िया नामक स्थान में किया था। कहां पे? गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं किस राज्य में स्थित जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है?
मतलब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आपको कहां पर देखने को मिलेगा ये आपको बताना है। तो बताएं, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा ये आपको बताना है। आप जानते हैं देहरादून एयरपोर्ट जो है उसको बोलते हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, और इसका विस्तार किया जा रहा है। विस्तार करने की जरूरत क्यों है? विस्तार करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय जो मानक हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाने के लिए इसको विस्तार करने की आवश्यकता है। और इसमें बताया गया कि कम से कम इसके विस्तार में 10,000 वृक्षों की कटान करनी पड़ेगी, जिसको लेकर पर्यावरणविदों ने विरोध शुरू कर दिया और इसका विस्तार अभी अटका हुआ है, रुका हुआ है। तो ये कहां पे है? उत्तराखंड। नवंबर 2020 में 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए हैं? कितने आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं आपको बताना है। तो चलिए बताइए, भारतीय प्रधानमंत्री ने कितने आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए हैं? चलिए जानकारी दीजिए। देखो, 2 आयुर्वेद संस्थान भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किए हैं। एक है जामनगर में, एक बनेगा जामनगर में, और दूसरा आपका बनेगा जयपुर में। तो जामनगर और जयपुर में 2 आयुर्वेद संस्थान बनेंगे और ये दोनों के दोनों राष्ट्र को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित किए जा चुके हैं। तो ये दोनों स्थान पता होना चाहिए कि कहाँ पे, जामनगर और जयपुर में इनका निर्माण होगा। इसको बताएं, वर्ष 2020 में भारत ने किस पड़ोसी देश को लाइन ऑफ क्रेडिट पर पनडुब्बी INS सिंधुवीर प्रदान की है? INS सिंधुवीर को हमने किस पड़ोसी देश को सौंपा है आपको बताना है। तो बताएं, INS सिंधुवीर को किस पड़ोसी देश को भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट पर दिया है आपको बताना है। और आपको बता दें, ये पनडुब्बी 1988 से भारत में सेवा दे रही है। 1988 से भारत में सेवा दे रही है। रसिया से हमने इसको लिया था। इलेक्ट्रिक सबमरीन है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जिस देश में गई है उस देश की ये पहली सबमरीन है और इसको भारत ने दिया है म्यांमार को। और ये म्यांमार की पहली सबमरीन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसको किलो क्लास की सबमरीन भी कहा जाता है। इसको बताएं, नवंबर 2020 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसके उत्पादन के लिए एक पायलट परियोजना के सफल होने की घोषणा की गई? किसके उत्पादन के लिए? पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसके उत्पादन के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है पूर्वोत्तर क्षेत्र में? बताएं। ये शुरू की गई है केसर के उत्पादन के लिए। किसके उत्पादन के लिए? केसर के उत्पादन के लिए शुरू की गई है। और यांग, जो गांव का नाम है ये आपको पता होना चाहिए, यांग ग्राम है। और यांग ग्राम जो पड़ता है ये सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, तो सिक्किम के यांग ग्राम में इसको शुरू किया गया है, इसका क्रियान्वयन किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे यदि कभी पूछ लिया जाए कि भारत का केसर का कटोरा किसे कहते हैं, तो भारत के केसर के कटोरे को बोलते हैं पंपोर क्षेत्र। ठीक है, भारत में केसर का कटोरा बोला जाता है पंपोर क्षेत्र। और पंपोर क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? पंपोर क्षेत्र पड़ता है श्रीनगर में, ये आपको पता होना चाहिए। तो केसर पंपोर क्षेत्र श्रीनगर में आपको देखने को मिलेगी। केसर पंपोर क्षेत्र श्रीनगर में पाया जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, लेकिन अब इसको पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में भी इसके उत्पादन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जा रहा है। विशेष रूप से मैंने आपको बताया कि सिक्किम के यांग क्षेत्र में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है और इसके सफल होने की भी संभावना बनी हुई है। इसको बताएं, 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2020 का आयोजन आभासी तरीके से कहाँ किया गया? बताएं।
कहाँ पर आभासी तरीके से इसका आयोजन किया गया, आपको बताना। 13वें मोबिलिटी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। ये तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब होने वाला है 14वां, और 14वां कहाँ पर होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो 14वें का आयोजन केरल में किया जाएगा। कब किया जाएगा? अक्टूबर माह में। तो ये आपको याद रखना है कि 14वां ये केरल में किया जाएगा और अक्टूबर माह में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चल इसको बताएं। 23 अक्टूबर 2020 को डाक विभाग संचार मंत्रालय के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? बताएं। एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था, किस संध्या पर किया गया था? तो ये किया गया था 75वीं, और 76वीं अब आने वाली है। तो ये वाला जो प्रश्न है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि 24 अक्टूबर से पहले आपका कोई एग्जाम होता है तो आपको ये याद रखना है, 24 के बाद होता है तो क्या घटनाक्रम होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो 24 अक्टूबर से पहले कोई एग्जाम है तो इसको फैक्ट को याद रखना है। 24 अक्टूबर के बाद होता है तो मैं आपको बताऊं। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को वर्ष 2025 तक जीडीपी के कितने प्रतिशत तक करने की घोषणा की है? बताएं। अभी हम लगभग 1.15% करते हैं। आगे हमने कितना बोला है 2025 तक करने को? तो 2025 तक हमने बोला है कि हम 2.5% तक जीडीपी का जो व्यय है वो हम स्वास्थ्य क्षेत्र में करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। अक्टूबर 2020 में द्वितीय विश्व कपास दिवस पर किसके द्वारा भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड एवं लोगो जारी किया गया? भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड और लोगो किसके द्वारा जारी किया गया, आपको बताना। चले, किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये किया गया स्मृति ईरानी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया। ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि कस्तूरी कॉटन ये नाम आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि भारत का जो प्रीमियम कपास है अब वो कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। और आप जानते होंगे कि भारत कपास का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। ये भी फैक्ट आपको पता होगा। ठीक है, भारत में यदि हम देखें तो विश्व के कुल कपास का 23%, भारत में विश्व के कुल कपास का 23% उत्पादित किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कुल जो जैविक कपास है उसका 51% भारत उत्पादित करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब जैविक कपास का 51% भारत में उत्पादित किया जाता है, और सामान्य तौर पे जो कपास होता है उसका 23% जो उत्पादन है वो भारत में होता है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और पहला विश्व कपास दिवस मनाया गया था 7 अक्टूबर 2019 को। 7 अक्टूबर 2019 को पहला विश्व कपास दिवस मनाया गया था। मतलब 7 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व कपास दिवस। एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया है? बताएं। रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री ने किस राज्य में किया है, आपको बताना। चल, ये शुरू किया गया था हजीरा से घोघा के बीच शुरू किया गया था, और हजीरा स्थान पड़ता है गुजरात में। तो मतलब इसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री ने कहां पर किया? गुजरात में किया। ये आपको पता होना चाहिए। तो हजीरा से घोघा के बीच रोपैक्स फेरी सर्विस शुरू हुई है। ठीक है, चल आगे। 5 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय शतावधानम कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? शतावधानम कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, आपको बताना है।
ये किया गया था उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं। सितंबर 2020 में किस राज्य सरकार के द्वारा किसानों की सहायता के लिए ई पीक पाहनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? आपको बताना है। ई पीक पाहनी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। चले बताएं। महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार या पंजाब? चले जवाब दीजिएगा। ई पीक पाहनी ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र द्वारा, लेकिन इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है टाटा ट्रस्ट ने। क्यों बनाया है टाटा ट्रस्ट ने? किसानों की फसल को उचित मूल्य दिलाने के लिए, किसानों की फसल को उचित मूल्य दिलाने के लिए इस ऐप को विकसित किया गया है। महाराष्ट्र में इसको लागू किया जाएगा। टाटा ट्रस्ट ने इसको बनाया है। उद्देश्य है किसानों की फसल को उचित मूल्य दिलाना। इसको बताएं। जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषाएं अधिनियम 2020 के अनुसार जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है। इनमें से कौन सी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है, आपको बताना। चलें बताएं। कौन सी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है, आपको बताना। यहां पे आपको बता दें, डोगरी हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, उपरोक्त सभी जो है ये जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं हैं। अब बात आती है कि किस भाषा को बोलने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, तो सबसे ज्यादा जो बोलने वाले लोग हैं वो हैं कश्मीरी। ठीक है, कश्मीरी बोलने वाले जो लोग हैं, इनकी जो संख्या है वो है लगभग 53.26%। ठीक है, कश्मीरी के बाद यदि हम बात करें डोगरी बोलने वाले, तो डोगरी बोलने वाले हैं लगभग 20.64%। इतने लोग जो है डोगरी बोलते हैं। इसके बाद हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत यदि हम बताएं तो 2.30% लोग हिंदी बोलते हैं, और उर्दू बोलने वाले का जो प्रतिशत है वो 0.16 है। मतलब सबसे कम जो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है वो उर्दू बोली जाती है, सबसे ज्यादा बोली जाती है कश्मीरी। तो याद रखिएगा, तो विशेष रूप से 4 भाषाएं जम्मू कश्मीर में बोली जाती हैं, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और उर्दू। ये आपको पता होना चाहिए। और ये चारों की चारों जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं हैं। साथ ही साथ अंग्रेजी भी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है। तो जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं कितनी हो गई? जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं हो गई 5। कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी, ये 5 भाषाएं हैं जो जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा पर नीतियां बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बताएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा पर नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये राज्य है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य देश का पहला राज्य बना है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा पर नीति बनाई है। इसको बताएं। सब्जियों और फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सब्जियों और फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बताएं। यहाँ पे 16 प्रकार की सब्जियों और फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है ये लागत मूल्य के 20% तक किया गया। मतलब लागत मूल्य के 20% से ज्यादा नहीं होगा। मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य जो यहाँ पे तय है ये लागत मूल्य के 20% तक किया गया है, और ये किया है केरल ने। तो इसका सही जवाब हो गया सी विकल्प, केरल। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको बताएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्थापित प्रदेश के सबसे बड़े आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया? प्रदेश के सबसे बड़े आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया गया, किस जिले में किया गया, आपको बताएं।
बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया ये आपको बताना है। और आपको बता दें 1000 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन इसकी क्षमता है। 1000 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन इसकी क्षमता है। तो कहां पर किया गया है ये आपको बताना है। ये किया गया है गाजियाबाद में। आपको बता दें वर्ष 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था और अब जाकर इसका उद्घाटन किया गया, मतलब 18 के बाद 21 में ये बनकर तैयार हुआ है और ये बनाया गया है कहां पर, गाजियाबाद। इसको बताएं अक्टूबर 2020 में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा टेक फॉर ट्राइब्स पहल का शुभारंभ किया गया। इस पहल को किस संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है, किस संस्था द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। टेक फॉर ट्राइबल्स पहल को किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से जो आदिवासी हैं उनके जो पारंपरिक ज्ञान है उसके दोहन करने को लेकर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उनके ज्ञान को एकत्र करना है, उसको आप कह सकते हैं संग्रह करना है। और ये जो कार्यक्रम चलाया गया इसमें टाइफेड भी जुड़ा हुआ है, IIT कानपुर भी जुड़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ लघु वन उपज सहकारिता संघ भी जुड़ा हुआ है। मतलब कि उपरोक्त सभी, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम 2020-25 के तहत कितने राज्यों में नए गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, बताएं। जवाब दीजिएगा। बताएं। इसका सही जवाब है 5। ठीक है, 5 ये आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। 5 राज्यों में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 5 राज्य कौन कौन से होंगे? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा और त्रिपुरा के साथ तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और त्रिपुरा, ये 5 राज्य हैं जहां पर गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी सार्वजनिक स्कूलों से पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सभी स्कूलों में डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, आपको बताना है। बताएं देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने सभी स्कूलों को हाईटेक कर दिया है, और ये राज्य आपका है केरल। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं नवंबर 2020 में आयुष मंत्रालय द्वारा रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो नामक एक रणनीतिक नीति इकाई की स्थापना हेतु किसके साथ साझेदारी की गई है, ये आपको बताना है। चले बताएं। ये साझेदारी हुई है इन्वेस्ट इंडिया के साथ। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलो। अक्टूबर 2020 में शोधकर्ताओं के एक समूह ने 172,000 वर्ष पूर्व की प्राचीन नदी की खोज कहाँ की है, बताएं। एक नदी खोजी गई है जो कि बताई जाती है 172,000 वर्ष पूर्व की नदी है। ये कहाँ खोजी गई है आपको बताना है। ये खोजी गई है मध्य में, थार मरुस्थल के मध्य में, और ये राजस्थान में खोजी गई है। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसको बताएं। पहली अखिल भारतीय खुशहाली रिपोर्ट में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर था, बताएं। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर था, आपको बताना है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे शीर्ष स्थान पे था मिजोरम। ए विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। इसको बताएं। अक्टूबर 2020 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने
किस पोर्टल का शुभारंभ किया? बताएं। इसका नाम है ई धरती पोर्टल जियो। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। ई धरती पोर्टल जियो इसका सही उत्तर है, बी विकल्प। ठीक है, इसको बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया? बताएं। कितने रुपए का सिक्का जारी किया, ये आपको बताना है। यहाँ पे 75वीं वर्षगांठ थी, इसलिए 75 रुपए का सिक्का जो है जारी किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं। संयुक्त राष्ट्र ने किस एकमात्र भारतीय युवा को सतत विकास लक्ष्यों हेतु वर्ष 2020 के लिए 17 युवा प्रणेताओं की सूची में शामिल किया है? आपको बताना है। 4 नाम यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, इन 4 नामों में से कौन सा सही है आपको बताना है। चलें बताएं। मैंने हमेशा उदित सिंघल का नाम आपको बताया था, और उदित सिंघल इसका सही जवाब है। जब ये चर्चा में आए थे उस समय भी मैंने आपको बताया था। तो सी विकल्प उदित सिंघल। इन्होंने कांच से जो प्रदूषण बढ़ता है दिल्ली में, उसके लिए इन्होंने उपाय सुझाया था, उसके लिए इन्होंने काम किया था, जिसके लिए इनको इस प्रकार का आप कह सकते हैं इस संस्था द्वारा एक प्रकार से पुरस्कृत किया गया है। इसको बताएं। सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गाँव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में किया? किस राज्य में हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जोड़ने की सुविधा का शुभारंभ किया गया, ये आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। ये किया गया है बिहार में। इसका सही उत्तर क्या है? बिहार इसका सही उत्तर है। इसको बताएं। अक्टूबर 2020 में भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया या ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया? रटा चुका हूं मैं। 8 समुद्री बीचों को यह दिया गया था। एक एक का नाम मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद होगा। यदि नहीं याद है तो याद कर लीजिए। शिवराजपुर बीच जो था ये था द्वारका गुजरात में। इसके बाद घोघला दीव में था। कासरगोड और पंडुबिद्री ये कर्नाटक में थे, ये आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक के बाद कप्पड़ बीच था, कप्पड़ बीच आपको पता होना चाहिए केरल में। और रुषिकोंडा बीच था आंध्र प्रदेश में। गोल्डन बीच आपका था उड़ीसा में, पूरी तट के पास में था। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में था राधानगर बीच, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ रुषिकोंडा आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश में। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो 8 का नाम आपको पता होना चाहिए। किसी का नाम देके भी पूछा जा सकता है कि ये संबंधित समुद्री बीच किस राज्य से संबंधित। इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही उत्तर है। 5 वर्ष की अधिकतम सजा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो याद रखना है 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। इसको बताएं। भारत के सबरूम, त्रिपुरा तथा बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ने हेतु निर्मित मैत्री सेतु की लंबाई कितनी है? मैत्री सेतु कई बार मैंने आपको बताया कि ये फैनी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। फैनी नदी पर बना है जो भारत और बांग्लादेश के बीच बहती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो इस सेतु की कुल लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। इस सेतु की जो कुल लंबाई है वो है 1.9 किलोमीटर। कितनी है? 1.9 किलोमीटर इस सेतु की कुल लंबाई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए जो प्रश्न थे विशेषकर राष्ट्रीय घटनाक्रमों से संबंधित, लगभग हमने 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था राष्ट्रीय घटनाक्रमों से संबंधित। और ये राष्ट्रीय घटनाक्रमों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनकी सीरीज में आपके लिए लेकर आया था। और करंट अफेयर्स के लिए यदि रेगुलर आप हमारे साथ बने हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स में, तो निश्चित रूप से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अब कल जो हमारी चर्चा होगी वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर होगी। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।